Hello everyone, I am Abhishek Kumar. I welcome you all on Let's Crack 9th and the 10th CBSE. Let's Crack 9th and the 10th CBSE के इस चैनल पे बच्चों मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो तब आपके पास एक अपॉर्चुनिटी बन जाती है कि यू हैव द अपॉर्चुनिटी टू लर्न विद द टॉप एजुकेटर्स ऑफ अन अकेडमी प्लेटफॉर्म। तो ये बहुत अच्छी बात होती है कि देखो क्लास 9th एंड द 10th में आपको एक गाइडेंस की जरूरत होती है। सो here on Let's Crack 9th and the 10th CBSE we will provide you the guidance so that you will excel in your life। ठीक है, अब सिमिलरली जब हम लोग आपको पढ़ाएंगे तो वी विल प्रोवाइड यू द क्वालिटी कंटेंट। सो आपकी जो स्टडी होगी, जो आपकी प्रिपरेशन होगी, होल सेंट्रिक स्टडी होगी एंड दैट वुड बी द ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर एवरीवन। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। थोड़ा सा मैं अपने आप के बारे में आप लोगों को इंट्रोड्यूस करा देता हूँ बच्चों। मेरा नाम अभिषेक कुमार है। मैंने बीटेक करी है कंप्यूटर साइंस से। ठीक है, मैंने बीटेक कहाँ से करी है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कंप्यूटर साइंस से। आई हैव 1+ ईयर ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। मैं अब देखो, अब तो ये 2+ ईयर ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस हो सकता है, मोर देन आई हैव। मैंने बहुत लगभग 3,000 बच्चों को पढ़ाया है, जिसमें से 100+ तो आप बोल सकते हो जिन्होंने सक्सेसफुली एनटीएससी आईएएस स्वयं को क्वालिफाई कर लिया है। अभी मैं फैकल्टी हूँ कोटा राजस्थान के प्रीमियर इंस्टीट्यूट पे। ठीक है बच्चों, इस सेशन में मैं आपको बहुत ही अच्छे चैप्टर्स के क्या कराऊंगा, क्विज करवाऊंगा, सो दैट आपका जो 1 मार्क का क्वेश्चन हो कंप्लीटली कवर हो जाए। एक चैप्टर का आपका 1 मार्क का क्वेश्चन कंप्लीटली कवर हो जाए। सो द चैप्टर नेम इज द पावर शेयरिंग। तो आज का पावर शेयरिंग का पावर कैप्सूल है। क्या है? पावर शेयरिंग का पावर कैप्सूल। अगर इस कैप्सूल को आप लोग खा लिए ना तो आई कैन चैलेंज यू कि यू विल गेट द फुल मार्क्स इन द पावर शेयरिंग चैप्टर। क्योंकि एमसीक्यू के साथ साथ मैं यहाँ पे आज आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर करे दूंगा, सो दैट अगर आपसे एमसीक्यू के बदले 1 लाइनर पूछते तब भी आप कर लो, 1 लाइनर के बदले आपको 3 मार्कर पूछते वो भी आप कर लो। तो मेरा अप्रोच आज वो होने वाला है। मैं आज होल हार्टेडली इसको क्या बोल सकता हूँ? मैं बोल सकता हूँ पावर शेयरिंग चैप्टर का पावर कैप्सूल। इज दैट क्लियर एवरीवन? तो आर वी रेडी टू टेक द पावर कैप्सूल सो टू क्रैक द सीबीएसई क्लास 10th और द 9th एग्जामिनेशन? देखो, मैं आप लोग को एक रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज टेक द अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन। अगर आप अन अकेडमी को सब्सक्राइब कर लेते हो तब आपके पास मौका बन जाता है टू क्रैक द सीबीएसई क्लास 10 विद इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। देन व्हाट यू विल गेट, अब आपको क्या क्या मिलेगा? यू विल गेट द डेली लाइव क्लासेस। आपको इसमें डेली की डेली लाइव क्लासेस मिलेगी इन विच यू कैन चैट विथ योर एजुकेटर। आप अपने एजुकेटर से बात कर सकते हो। और सबसे जो इंपॉर्टेंट फीचर है कि आपको डाउट क्लियरिंग सेशन का मौका मिलेगा। डाउट क्लियरिंग सेशन में यू कैन आस्क योर डाउट वेन एवर यू आर हैविंग एनी डाउट। स्ट्रक्चर्ड कोर्स मतलब जब सिलेबस आपके लिए कंबाइन की जाएगी, बनाई जाएगी, उस सिलेबस में क्या होगा? ऑल आवर कोर्सेज आर स्ट्रक्चर्ड इन लाइन विथ योर एग्जाम सिलेबस। लाइव टेस्ट एंड क्विजेज फॉर इवेल्युएशन पर्पस प्लस एनालाइजिंग के लिए आपको सामने एक रिपोर्ट कार्ड जैसे स्कूल पेश करती है, हम लोग भी अन अकेडमी में पेश करते हैं, सो दैट यू कैन इवेल्युएट योरसेल्फ एंड इवेल्युएट योर प्रिपरेशन विद आवर रेगुलर मॉक टेस्ट। अनलिमिटेड एक्सेस ऑफ द कोर्स। जब अपन अनलिमिटेड एक्सेस ऑफ द कोर्स की बात करेंगे, मतलब एक सिंगल सब्सक्रिप्शन में यू कैन एक्सेस ऑल आवर लाइव एंड द रिकॉर्डेड कोर्स टू वॉच फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ एनी ऑफ योर डिवाइस। देखो, स्पेशल क्लासेस मेरी रेगुलर स्पेशल क्लास होती है। कल भी मेरी 5:20 पे एक स्पेशल क्लास हुई है जिसका नाम था गर्ल वर्सेज बॉयज क्विज। बहुत इंटरेस्टिंग क्विज था वो, गर्ल वर्सेज बॉयज क्विज की मैं बात कर रहा हूँ। सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू प्लीज फॉलो मी ऑन अकेडमी एंड गेट द रेगुलर अपडेट वेन एवर आई गो लाइव। ठीक है, जब भी मैं लाइव जाऊंगा आप लोगों को पता चल जाएगा कि कब अभिषेक कुमार साथ लाइव जाने वाले हैं। देन आपके पास एक मौका हो जाएगा कि प्रिपेयर विद द टॉप एजुकेटर। प्रिपेयर विद द टॉप एजुकेटर, अगर आप अन अकेडमी को सब्सक्राइब करते हो देन आपके पास एक मौका होता है टू प्रिपेयर विद द टॉप एजुकेटर। देवेंद्र सर, सिकंदर सर, दीपक सर, इन तरह के सर आपको पढ़ाते हैं। एक सिंगल सब्जेक्ट में यू हैव द मल्टीपल एजुकेटर। सो आपको जिनसे मर्जी हो, जिन लोगों से मर्जी हो, आप देवेंद्र सर से पढ़ना चाहते हो पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। सिकंदर सर से भी कोई दिक्कत नहीं है, दीपक सर से कोई दिक्कत नहीं है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर कंफर्ट। कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस की जब भी अपन बात करते हो, मतलब कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस होता है। एक सिंगल कवरेज के बाद आपको सारे के सारे चैप्टर का ध्यान रखा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने दी जाएगी। डाउनलोड आवर अन अकेडमी लर्निंग ऐप, रजिस्टर करो क्लास 10th और द 9th सेगमेंट में और पढ़ाई करो विदाउट एनी प्रॉब्लम। दिस इज आवर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल क्वेस्ट 10 सीबीएसई। इसके थ्रू ही हम लोग आपके साथ कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करेंगे। So I request everyone to please subscribe. Please subscribe the Quest 10 CBSE.
ओके, क्योंकि जब आप इसको सब्सक्राइब कर लोगे फिर हम लोग जो भी वीडियो लिंक्स आपको भेजने वाले हैं वो आपको आसानी से मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। देखो अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पे मैं आपको लेके चल रहा हूँ कि अभी आपके पास मौका है, फिर अगले मंथ में क्या होने वाली है, फिर से मेरी प्लस क्लासेस पे लॉन्च होने वाली है, प्लस क्लासेस लॉन्च होने वाली है। तो अभी आपके पास एक मौका है कि अभी आप लोग AK CBSE कोड को यूज करके सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, सब्सक्रिप्शन ले सकते हो बाय यूजिंग द AK CBSE कोड एंड गेट द 10% ऑफ द डिस्काउंट वेन एवर यू परचेज। आप लोग क्लास 10th में हो तो मैं आप लोग के लिए रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज टेक द 36 मंथ सब्सक्रिप्शन, क्योंकि फिर आपका 10, 11, 12 सब कुछ सही हो जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा, आप आराम से पढ़ सकते हो। 36 मंथ के लिए आपको बस 28,800 रुपये देने पड़ेंगे, ठीक है। बोर्ड लेवल प्रैक्टिस सेट क्विज सेशन, मैं आपको बता रहा हूं कि ये क्विज सेशन से ज्यादा होने वाला है, ये पावर कैप्सूल होने वाला है, बॉर्नवीटा बोल सकते हो आप लोग के लिए पावर कैप्सूल, क्योंकि पावर शेयरिंग चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और आज मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, पावर शेयरिंग के एक एक कॉन्सेप्ट को उठा रहा हूँ, हर कॉन्सेप्ट से कुछ ना कुछ क्वेश्चन है। सपोर्ट में आई विल प्रोवाइड यू द स्लाइड्स ऑल्सो, फिर आपके पास स्लाइड्स रहेंगे, आप स्लाइड्स को देखोगे, कवर अप कर लोगे कि आपको क्या क्या चीज का दिक्कत है। ओके, इज दैट क्लियर एवरीवन, एनीवन हैविंग एनी डाउट? अब आपके पास एक क्वेश्चन है, अब आपके पास एक क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे पहले पावर शेयरिंग चैप्टर आप सबों ने तो पढ़ लिया है या किसी ने नहीं भी पढ़ा है? आई एम आस्किंग ओवर द पावर शेयरिंग चैप्टर। एनीवन जिसने पावर शेयरिंग चैप्टर को नहीं पढ़ा हो तो वो प्लीज लेट मी नो, प्लीज लेट मी नो। इन केस अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा हो तो बताओ, किसी ने अगर नहीं पढ़ा है तो प्लीज वो भी बता सकते हो, अगर पढ़ लिए हो तो वो भी सही बात है। चलो ठीक है, मैं आपके लिए अब क्विज सेशन को स्टार्ट ही करता हूं। बेल्जियम हैज अ बॉर्डर विथ, बेल्जियम हैज अ बॉर्डर विथ नीदरलैंड, फ्रांस एंड द जर्मनी, नीदरलैंड, फ्रांस एंड द स्वीडन, नीदरलैंड, फ्रांस एंड द ब्रिटेन, या फिर नीदरलैंड, फ्रांस एंड द स्विट्जरलैंड। देखो आपके पास दो ऑप्शन तो बहुत ही सेम है, कौन, ए एंड बी। ए और क्या है, नीदरलैंड और फ्रांस। थर्ड वन में कंफ्यूजन होगा, वेदर दिस इज जर्मनी, वेदर दिस इज स्वीडन, वेदर दिस इज ब्रिटेन और वेदर दिस इज स्विट्जरलैंड। ये अब आपको देखना है। बेल्जियम हैज अ बॉर्डर विद द नीदरलैंड, फ्रांस एंड द जर्मनी, नीदरलैंड, फ्रांस एंड द स्वीडन, नीदरलैंड, फ्रांस एंड द ब्रिटेन, या फिर नीदरलैंड, फ्रांस एंड द स्विट्जरलैंड। बस आपको इतना ध्यान देना है। बेल्जियम हैज अ बॉर्डर विद द नीदरलैंड, फ्रांस एंड द जर्मनी, नीदरलैंड, फ्रांस एंड द स्वीडन, नीदरलैंड, फ्रांस एंड द ब्रिटेन, या फिर नीदरलैंड, फ्रांस एंड द स्विट्जरलैंड। ये बस आपको ध्यान देना है। बेल्जियम का किसके किसके साथ बॉर्डर है, नीदरलैंड के साथ है या नहीं है, फ्रांस के साथ है या नहीं है, जर्मनी के साथ है या नहीं है। अभी भी मैं कमेंट बॉक्स में देख रहा हूं एंड आई एम नॉट फाइंडिंग एनी करेक्ट आंसर। आई रिपीट, एनी करेक्ट आंसर। द करेक्ट आंसर इज ए, नीदरलैंड, फ्रांस एंड द जर्मनी। नीदरलैंड, फ्रांस एंड द जर्मनी इज द एब्सोल्युटली। अब जाके दो तीन लोगों का करेक्ट आंसर आ रहा है कि नीदरलैंड, फ्रांस एंड द जर्मनी। देखो कायदे से आप लोग को बस 30 सेकेंड मिलने चाहिए थे, लेकिन मैं आपको ज्यादा टाइम प्रोवाइड कर रहा हूं सो डैट कि आप आसानी से इसको कर पाओ। लेकिन अगर फिर क्या फायदा कि अगर आप लोग आंसर नहीं कर पाओगे। नीदरलैंड, फ्रांस एंड द जर्मनी इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। देखो यहाँ पे एक स्लाइड देख सकते हो, इतनी ब्यूटीफुल बॉर्डर है कि एक तरफ जैसे ये डेस्क बना हुआ है, जैसे आप शहरों में देखते हो कि पार्क के पास, तो ये हॉलैंड इज द नेम ऑफ द नीदरलैंड, ठीक है, नीदरलैंड, ठीक है। इसको हम लोग डच भी बोलते हैं, डच। कभी वर्ल्ड कप खेलने आती है ना हॉलैंड, तो आप लोग देखते हो कि पहले आती थी वो हॉलैंड के नाम से, आजकल वो किसके नाम से आती है, आजकल वो आती है नीदरलैंड। तो ये उनकी बॉर्डर था, ये उनके बॉर्डर का सिनेरियो है। एक तरफ बेल्जियम, ठीक है, गर्ल्स सिटिंग इन द बेल्जियम साइड एंड द गाय सिटिंग इन द हॉलैंड साइड। हॉलैंड मीन्स द नीदरलैंड साइड। तो व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन दिस इज, है ना। एक तरफ यहाँ पे इट दे मे बी देयर रिलेटिव्स ऑल्सो, ये रिलेटिव्स भी होते हैं, एक तरफ बेल्जियम एक तरफ हॉलैंड, आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। इज दैट क्लियर एवरीवन? ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज ए। बेल्जियम का बॉर्डर कौन कौन है, नीदरलैंड है, आपका जर्मनी है एंड फ्रांस है, ठीक है। तो यही आप देख सकते हो, बेल्जियम एंड द हॉलैंड इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे क्या चलते हैं, बेल्जियम
गॉट इंडिपेंडेंस फ्रॉम, बेल्जियम गॉट इंडिपेंडेंस फ्रॉम, बेल्जियम किससे इंडिपेंडेंस मिलता है उसको? तो ऑप्शन तो आपके पास कंट्री का एक ही है, कंट्री का एक ही है, क्या है? नीदरलैंड। अब आपको ईयर बतानी है। देखो बच्चों, आपको इसने आप लोगों ने इसको पहले चैप्टर में भी पढ़ा होगा। कहाँ पे पढ़ा होगा? देखो मैं जो सर्कल कर रहा हूँ वो कतई आंसर नहीं है, या हो सकता है, मुझे पता नहीं। मैं आपको बस एक बात बताने की कोशिश कर रहा हूं कि बेल्जियम गॉट इंडिपेंडेंस फ्रॉम। तो आप लोगों ने इसके बारे में कहाँ पढ़ा था? इसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा था नेशनलिज्म इन यूरोप में भी। कहाँ पढ़ा था? नेशनलिज्म इन यूरोप। जब आप नेशनलिज्म इन यूरोप पढ़ रहे थे तो वहां भी आपको इन सब चीजों के बारे में पढ़ाया था। इस चैप्टर में भी आप पढ़े हो। तो बस अब आपको कमेंट करने हैं जल्दी से। बेल्जियम गॉट इंडिपेंडेंस फ्रॉम नीदरलैंड इन 1840, नीदरलैंड इन 1830, नीदरलैंड इन 1930 या नीदरलैंड इन 1940। बच्चों आपको आसानी से इस बात को बताना है कि बेल्जियम गॉट इंडिपेंडेंस फ्रॉम विच ईयर, किस साल में मिला था? तो आई थिंक नीदरलैंड गॉट द इंडिपेंडेंस इन द 1830, 1830 में। 1830 में नीदरलैंड को क्या मिल गई थी? आज़ादी मिल गई थी। किससे मिली? सॉरी, बेल्जियम को आज़ादी मिल गई थी। किससे आज़ादी मिली थी? नीदरलैंड से आज़ादी मिली थी। इतना क्लियर हुआ आप लोग को या नहीं हुआ? बेल्जियम गॉट इंडिपेंडेंस फ्रॉम द नीदरलैंड इन 1830। यस, 1813 इज द करेक्ट आंसर। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 जस्ट आपसे सिंपल सा बात पूछ रहा है। आप लोग भी स्क्रीन पे कमेंट को देख सकते हो। परसेंटेज ऑफ सिंहला स्पीकिंग पॉपुलेशन इन श्रीलंका इज, कितने परसेंट लोग सिंहला बोलते थे? देखो दो तरह की लैंग्वेज वहां मेन होती थी। एक तो सिंहला थी और दूसरी क्या थी? तमिल थी। तो अब आपको बताना है कि सिंहला पॉपुलेशन लोग कितने लोग वहां पे सिंहली बोलते थे। जैसे हिंदी, इंडिया में कैसे लोग कुछ हिंदी बोलते हैं, कुछ इंग्लिश बोलते हैं, कुछ तमिल बोलते हैं, कुछ तेलुगु बोलते हैं, कुछ मलयालम बोलते हैं, कुछ नागा बोलते हैं, कुछ बोडो बोलते हैं। तरह तरह की लैंग्वेज है। श्रीलंका में मेनली दो तरह की लैंग्वेज थी। एक तो सिंहला लैंग्वेज थी और एक लैंग्वेज थी तमिल लैंग्वेज। तो कितने परसेंट लोग सिंहला बोलते थे, कितने परसेंट लोग तमिल बोलते थे, ये बात आपको बताना है। बताओ। परसेंटेज ऑफ सिंहला स्पीकिंग पॉपुलेशन इन श्रीलंका इज 54%, 64%, 84% या फिर 74%। परसेंटेज ऑफ द सिंहला स्पीकिंग पॉपुलेशन इन श्रीलंका इज 54%, 64%, 84% या फिर 74%। ये बताओ। आपको बस ये बताना है कि परसेंटेज ऑफ द सिंहला स्पीकिंग पॉपुलेशन इन श्रीलंका इज 54%, 64%, 84% या फिर 74%। परसेंटेज ऑफ सिंहला स्पीकिंग पॉपुलेशन इन श्रीलंका इज, कितने परसेंट लोग सिंहला बोलते थे, कितने परसेंट लोग तमिल बोलते थे। ये बस आपको बता देना है। इसमें क्या प्रॉब्लम हो रही है ये बताओ। 54, 64, 84, 74। यू हैव टू टेल मी द परसेंटेज ओनली, नॉट मोर देन दैट। बताओ, जल्दी बताओ। इसमें इतना देर क्यों कर रहे हो? करेक्ट आंसर इज डी, 74% लोग। यू कैन इमेजिन 74% लोग क्या बोलते थे? सिंहला बोलते थे। रेस्ट ऑफ द, आप बोल सकते हो 26 और 25% लोग बस तमिल बोलते थे। इन चीजों को ध्यान देना। परसेंटेज ऑफ द सिंहला स्पीकिंग पॉपुलेशन इन श्रीलंका इज ओनली 54%। कितने? ओनली 54% इज द, सॉरी 74%। देखो राइज ऑफ द, इसके कारण क्या हुआ था? राइज ऑफ द सिविल वॉर हुआ था, क्योंकि उन लोगों ने क्या किया था? उन लोगों ने एक लॉ बना दी थी। क्या लॉ बना दी थी? लॉ बनाई थी कि अब जो भी गवर्नमेंट जॉब होगी या कुछ भी होगी, एक तरह से आप बोल सकते हो ऑफिशियल लैंग्वेज। ऑफिशियल लैंग्वेज उन्होंने किसको डिक्लेयर कर दी थी? ऑफिशियल लैंग्वेज उन्होंने डिक्लेयर कर दी थी किसको? ऑफिशियल लैंग्वेज सिंहला को, क्योंकि सिंहला 76% लोग बोलते थे और वहां की जो सरकार थी वो सिंहला पॉपुलेशन की सरकार होती थी। मेजोरिटेरियन सरकार थी। क्या थी? मेजोरिटेरियन सरकार थी उनकी। तो राइज ऑफ द सिविल वॉर इसके कारण हुआ था। बाय 1980s मेनी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन वेर फॉर्म डिमांडिंग एन इंडिपेंडेंट तमिल एलम। वो क्या करती थी? तमिल एलम, तमिल राष्ट्र की क्या करती थी? मांग कर रही थी। इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र तमिल राज्य की बात कर रही थी। द डिस्ट्रस्ट बिटवीन द टू कम्युनिटी turned into the civil war। कौन कौन से दो कम्युनिटी में? कैन यू टेल मी अबाउट द टू कम्युनिटी? कैन यू टेल मी अबाउट द टू कम्युनिटी? फर्स्ट वन इज द तमिल वन एंड द सेकेंड वन इज द सिंहला वन। ठीक है, तमिल एंड द सिंहला। ठीक है, ये क्या थे? दो तरह के जो इन लोगों के पास कॉन्फ्लिक्ट थी। कोई एक तरह से राइट नहीं हो रहा था। तमिल वाले बोल रहे थे कि नहीं ऐसा कैसे कर सकते हो,
कि तुम लोग को सिर्फ जॉब मिलेगी, हमें नहीं मिलेगी। तो इसके कारण से क्या हुआ था, जो कन्फ्लिक्ट हो रही थी, एक दूसरे पे जो ट्रस्ट नहीं हो रहा था, इसके कारण क्या हुआ था, इसके कारण सिविल वॉर का सिनेरियो वहां पे क्रिएट हो गया था। इज दैट क्लियर एवरीवन? दिस इज ए सेटबैक सोशल इकोनॉमिक कल्चरल लाइफ ऑफ द कंट्री। ये क्या था, सेटबैक था सोशल लाइफ पे। बहुत लंबा वॉर चला था तो इकोनॉमिक कंडीशन, इकोनॉमिक फोर फ्रंट भी बच्चे प्रभावित हो गए थे। कल्चरल लाइफ ऑफ ए कंट्री वाज आल्सो डिमोलिश्ड देयर। थाउजेंड्स ऑफ पीपल डाइड इन श्रीलंका एंड इवन इन इंडिया टू। और इसके इफेक्ट क्या हुए थे, भारत में भी देखने गए थे। इवन जो अपने प्राइम मिनिस्टर थे, कौन थे अपने प्राइम मिनिस्टर? अपने प्राइम मिनिस्टर कौन थे उस समय? राजीव गांधी वाज असैसिनेटेड ड्यू टू दैट। राजीव गांधी वाज असैसिनेटेड। तो इसके प्रभाव इंडिया में भी देखे गए थे। पूरी की पूरी जो मद्रास रीजन थी आपकी ना, पूरी की पूरी जो चेन्नई और मद्रास रीजन थी वो इससे प्रभावित थी। इज दैट क्लियर एवरीवन? इज दैट क्लियर एवरीवन और नॉट? ये बताओ। अब क्या है, अब आपके साथ क्वेश्चन नंबर 4 है। आउट ऑफ 18% तमिल स्पीकर्स, हाउ मच परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन आर नेटिव श्रीलंकन्स? मतलब जो 18% लोग वहां पे तमिल बोलते थे, कितने? 18% लोग वहां पे तमिल बोलते थे। अब आपको ये बताना है कि उसमें नेटिव, नेटिव मतलब होता है वहीं के, खुद के मूल निवासी, वहां के मूल निवासी कितने परसेंट लोग थे? एक मिनट रुक जाना। हाँ, तो अब मैं आपसे क्या पूछ रहा था, अब मैं आपसे पूछ रहा था आउट ऑफ 18% तमिल स्पीकर्स, हाउ मच परसेंट ऑफ द पॉपुलेशन आर नेटिव श्रीलंकन्स? मतलब आपको ये बताना है बच्चों कि कितने परसेंट उसमें नेटिव जो थे वो श्रीलंकन्स थे। क्लियर हुआ आपका मैं जो पूछना चाह रहा हूँ? या स्टिल यू आर हैविंग एनी प्रॉब्लम और हैविंग एनी डाउट? सो इन केस अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज लेट मी नो। आई एम टॉकिंग अबाउट द नेटिव, मतलब जो ओरिजिनली वहीं के थे, नॉट माइग्रेटेड फ्रॉम एनी अदर कंट्री। मीन्स एनी अदर कंट्री मतलब इंडियन तमिल्स भी वहाँ पे माइग्रेट करके जाते थे। तो मैं आपसे बस पूछ रहा हूँ कि हाउ मेनी ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द नेटिव श्रीलंकन्स आर द रियल श्रीलंकन्स? ये बस आपको बताना है। करेक्ट आंसर ए 13% इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। मतलब आउट ऑफ 18% 13% क्या थे, तमिलियंस थे। और बाद बाकी जो आपके कितने परसेंट बचे, 5% बचे, डेट आर द, बोल सकते हो आप, इंडियन तमिल्स थे। इंडियन तमिल्स माइग्रेटेड फ्रॉम मोस्टली चेन्नई रीजन। उस समय उसका नाम क्या बोला जाता था, हम लोग उसको बोलते थे मद्रास। एनीवन वांट टू नो द स्टोरी ऑफ दिस, दे कैन वॉच द मूवी मद्रास कैफे। ठीक है, मद्रास कैफे, थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाएगा इन सब चीजों के बारे में। इन विच ईयर द एक्ट वॉज पास्ट, अब क्वेश्चन नंबर 5 है। इन विच ईयर द एक्ट वॉज पास्ट टू रिकॉग्नाइज सिंहला एज ऑफिशियल लैंग्वेज? मैंने आपको बताया था ना कि सिंहला को ऑफिशियल लैंग्वेज रिकॉग्नाइज कर लिया गया था। अब आपसे ये पूछ क्या रहा है, यू हैव टू टेल द एक्चुअल ईयर in which the law was passed or the law was formulated. In which year the act was passed to recognize Singhala as an official language? 1957, 1957, सॉरी 1959 होगा ये, ठीक है। एक 1957 है, एक 1959 है, 1948 है और 1956 है। ये अब बस आपको बताने हैं, ठीक है। In which year the act was passed to recognize Singhala as an official language? द करेक्ट आंसर इज, स्टिल आई एम लुकिंग इन टू द कॉमेंट सेक्शन, और मुझे अभी तक भी किसी का कमेंट में नहीं मिला। देखो ये सब क्वेश्चंस होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इसकी बहुत हाई होती है पूछने की। दे माइट आस्क, माइट अगर बोल रहा हूँ तो इसका मतलब लेस चांस हो जाता है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ दे मे आस्क, मतलब बहुत हायर प्रोबेबिलिटी है पूछने की, हायर प्रोबेबिलिटी ऑफ आस्किंग द क्वेश्चंस ऑफ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। आई एम आस्किंग अबाउट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन ओनली। Is that okay everyone? Is that okay everyone? Yes, आप देख सकते हो ईयर का आंसर होगा
D9056 सिहला वनली पॉलिसी आप देख सकते हो। यहाँ पे आपको यहाँ पे मिल जाएगा सिहला वनली पॉलिसी में क्या था। सिहला डिक्लेयर्ड ऑफिशियल लैंग्वेज अंडर द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट ऑफ 1956। 1956 में एक एक्ट आती है, 1956 में एक एक्ट आती है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट। अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट, सिहला वाज डिक्लेयर्ड द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ श्रीलंका। एनीवन हैविंग एनी डाउट इसमें? अब सिहला यूज्ड इन एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब जो भी प्रशासनिक काम होता था, प्रशासन का जो भी एक्टिविटी होती थी, ईच एंड एवरी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, जैसे आज अपन इंडिया में बोल लेते हैं तो इंडिया में हम लोग इंग्लिश में प्रशासनिक काम होता है। जो इंग्लिश नहीं जानता है वो हिंदी में भी दरख्वास्त लिख सकता है, एप्लीकेशन के बदले दरख्वास्त लिख सकता है, उनकी सुनी जाएगी। या जितने भी आपके शेड्यूल्ड लैंग्वेज है उनमें आप काम कर सकते हो। लेकिन ऐसा बात नहीं था वहाँ पे। कहाँ पे? ऑफिशियल लैंग्वेज वहाँ का क्या बना गया था? सिहला को। यूज्ड इन द एडमिनिस्ट्रेशन, तमिल गिव 3 ईयर टू लर्न सिहला। जितने भी तमिल सरकारी कामकाज में इंडल्ज थे उनको वहाँ के सरकार ने क्या किया कि बोला कि आपके पास 3 साल का समय है, आइदर आपके पास ऑप्शन है कि आप सिहला सीख लो या आपको क्या कर दिया जाएगा? डिसमिस्ड कर दिया जाएगा। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर और नॉट? कोई दिक्कत आप लोग को तो बताओ मेरे को। एक किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो तो प्लीज लेट मी नो। अब इससे क्या हुआ था? तमिल अपसेट एज दे फाउंड इट डिफिकल्ट टू फाइंड जॉब्स और टू प्रमोटेड। अब तमिल्स को बहुत दिक्कत होगी भैया, जो आप नहीं जान रहे हो, कुछ भी नहीं जान रहे हो, उसको उसको आपको क्या कर दिया जा रहा है? ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया जा रहा है। तो अब क्या करना पड़ेगा? अब आपको सीखनी पड़ेगी चीज़ें, तब जाके तो आप सीख पाओगे। अदरवाइज क्या हो जाएगा? आपको बहुत मुश्किल होगी उन सब चीज़ों को सीखने में। तो इससे वो लोग क्या हो गए थे? अपसेट हो गए थे एंड फाइंड इट वेरी वेरी डिफिकल्ट टू गेट द जॉब्स। और प्रमोशन में भी, क्योंकि अब उनको आती ही नहीं थी सिहला। और सिहला क्या थी? सिहला ऑफिशियल लैंग्वेज, मतलब जितने भी पेपर्स आएगी, अब भारत में एग्जामिनेशन पेपर बनता है ना, चाहे वो यूपीएससी का ही क्यों ना हो, हिंदी अनुवाद होता ही है। हिंदी अनुवाद होता ही है, मतलब ट्रांसलेशन हिंदी में आता ही है, जो कोई भी पेपर हो। लेकिन तमिल वहाँ सिहला में ऐसा नहीं था। सिहला में ऐसा कभी भी नहीं होता था। वहाँ क्या होता था? जो हो गया सो हो गया। सिर्फ सिहला में आएगा, आता है तो लिखो, नहीं तो जाओ, ऐसा बात था। आता है तो लिखिए, अच्छी बात है, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। नहीं आता है तो कोई बात नहीं है, जाके दूसरी जगह जॉब खोजिए। क्वेश्चन नंबर 6, between 1970 and 1993 बेल्जियम कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन अमेंडेड। मतलब 1970 से लेके 1993 तक कितना? द ड्यूरेशन ऑफ द 23 years, द ड्यूरेशन ऑफ द 23 years बेल्जियम कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन अमेंडेड हाउ मेनी टाइम्स? 3 times, 2 times, 4 times या फिर 5 times? कितनी दफा? मतलब अमेंडेड मतलब होता है उसमें क्या करना? अलग अलग कानून को जोड़ना, या जो पुराने कानून है उनको हटाना। आप बोल सकते हो कि उसमें इधर, आप बोल सकते हो उसको अमेंड मतलब उसको रीस्ट्रक्चर्ड करना। किसी कानून को तोड़ना तो किसी कानून को जोड़ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं अमेंडमेंट। ऑप्शन नंबर सी, 4 times इज एब्सोल्युटली करेक्ट। कितनी दफा? 4 बार क्या किया गया था? उनके कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया था। द करेक्ट आंसर इज 4 times। द ग्रुप विच इज फाइटिंग विथ आर्म्स, कौन सी ऐसी ग्रुप थी जो आर्म्स से फाइट कर रही थी? सिर्फ बोल के नहीं, धरना प्रदर्शन से नहीं, विथ आर्म्स फॉर द डिमांड ऑफ श्रीलंकन तमिल इज, फॉर द डिमांड ऑफ श्रीलंकन तमिल इज द्रविड़ मुनेत्र कजगम, ऑल श्रीलंकन तमिल एसोसिएशन, AIADMK, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिलीलम। द ग्रुप विच इज फाइटिंग विथ आर्म्स फॉर द डिमांड ऑफ श्रीलंकन तमिल इज द्रविड़ मुनेत्र कजगम, ऑल श्रीलंकन तमिल एसोसिएशन, AIADMK या लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिलीलम।
अब बताओ क्या हो गया, इस इतने इजी क्वेश्चन में कितने प्रॉब्लम हो गए तुम लोगों को, इतने इजी क्वेश्चंस में। द ग्रुप विच इज फाइटिंग विथ आर्म्स फॉर द डिमांड ऑफ श्रीलंकन तमिलीज, बस यही तो पूछना है आपसे। द ग्रुप विच इज फाइटिंग विथ आर्म्स फॉर द डिमांड ऑफ श्रीलंकन तमिलीज, क्योंकि जो श्रीलंकन तमिल की जो डिमांड थी कि इसलिए कि नहीं हमें अलग राष्ट्र बनाओ जाओ, तमिल ईलम बनाओ जाओ, तो उनके लिए कौन लड़ाई कर रहा था? DMK, मतलब द्रविड़ मुनेत्र कजगम, ऑल श्रीलंकन तमिल एसोसिएशन, या फिर ऑल AIADMK अन्ना द्रमुक पार्टी की बात हो रही है, या लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल ईलम? The correct answer is D. Liberation Tiger of Tamil Eelam. Liberation Tiger of Tamil Eelam is absolutely correct answer. Absolutely correct answer. Liberation Tiger of Tamil Eelam. An example of one party system is म्यांमार, पाकिस्तान, चाइना या फिर श्रीलंका। आपको बस ये बताना है कि किस इन सब राज्यों में, तब तक मैं वेट कर रहा हूँ, आपको कमेंट लिखना है। म्यांमार में सिर्फ एक पार्टी है, पाकिस्तान में सिर्फ एक पार्टी है, चाइना में या श्रीलंका में। एन एग्जाम्पल ऑफ वन पार्टी सिस्टम इज म्यांमार, पाकिस्तान, चाइना या फिर श्रीलंका। द करेक्ट आंसर इज श्रीलंका इज, सॉरी, चाइना इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। चाइना इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि चाइना में आपको पता ही है कि जो भी हो जाए हमेशा कम्युनिस्ट पार्टी की ही सरकार बनती है चाइना में। आप देख लो म्यांमार में भी डिफरेंट डिफरेंट पार्टी अवेलेबल है, पाकिस्तान में भी नवाज शरीफ की पार्टी अलग थी, बेनजीर भुट्टो की पार्टी अलग थी, इमरान खान की पार्टी अलग है जो अभी सत्ता में है, परवेज मुशर्रफ साहब ने अपना पार्टी बनाया था। तो इस तरह से अलग अलग पार्टियां थी। श्रीलंका में भी आप देख लो महिंद्रा राजपक्षे की अलग थी और एक सेना नायके थे, उनकी पार्टी अलग थी। तो इन सब की पार्टियां अलग अलग होती हैं, लेकिन चाइना में हमेशा सिर्फ वो सिर्फ क्या होती है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द चाइना की सरकार बनती है, कम्युनिस्ट पार्टी। ओके, अब देखो आइडियोलॉजिकल वन पार्टी स्टेट टोटलिटेरियन इसको बोलते हैं। टोटलिटेरियन मतलब जो उसको मन हो वो करेगा। ऑल्सो नोन एज ए कम्युनिस्ट स्टेट, इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है कम्युनिस्ट स्टेट। मोस्ट ऑफ द जो वन पार्टी सिस्टम आपको देखने को मिलेगी ना, वो कम्युनिस्ट स्टेट में ही मिलेगी। वन स्मॉल पॉलिटिकल ग्रुप होल्ड्स पावर। अब इसमें क्या होता है, जो छोटी सी पॉलिटिकल ग्रुप होती है वो सारी की सारी पावर को क्या करती है, होल्ड करके रखती है। ठीक है, अब देखो जैसे कि आप देख सकते हो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना में क्या होती है, कम्युनिस्ट पार्टी। पूरी अगर चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को देख लिया जाए तो क्या होता है, वो तो छोटी ही पार्टी है एक तरह से।
मतलब सब लोग तो उसको मर्जी नहीं होंगे, लेकिन वो अकेला क्या कर रही है, अकेला वो होल्ड करके रख रही है सारी की सारी पॉलिटिकल पावर को। गवर्नमेंट पॉलिसी बेस्ड ऑन एन आइडियोलॉजी। गवर्नमेंट पॉलिसी किस पे आइडियोलॉजी पे होती है? इक्वलिटी ऑफ ऑल। मतलब जो भी हो, सब नागरिक उसके लिए समान है, चाहे वो जो बंदा हो, इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, क्रीड, रिलीजन और एनीथिंग। मतलब जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट होती है, कम्युनिज्म का मतलब क्या होता है ये बताओ। चलो आप लोगों ने नाइन्थ में पढ़ा होगा। कैन एनीवन टेल मी अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द कम्युनिज्म एंड द सोशलिज्म? आई एम बहुत ईगरली मैं देख रहा हूँ कमेंट बॉक्स में, बहुत ईगरली, एंड आई हैव द क्यूरियोसिटी टू नो दैट कि हाउ मच ऑफ यू नोज दिस आंसर। अब मैं आपको बता देता हूँ, आप लोग ने देखो सोशलिज्म में मतलब क्या होता है। सोशलिज्म में सीधा सा एक मतलब ये होता है, बात को ध्यान से समझना, कि जितनी भी वेल्थ होगी ना सोसाइटी की, जैसे मैं हूँ, आप हो, ये है, वो है, तो वो वेल्थ को हम लोग क्या करेंगे, इक्वली आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, हम लोग ओन करेंगे, सरकार उसको ओन नहीं करेगी। लेकिन कम्युनिज्म में क्या होता है, सरकार, गवर्नमेंट विल ओन ईच एंड एवरी रिसोर्स ऑफ द कंट्री एंड गवर्नमेंट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अमंग द सिटीजन। और गवर्नमेंट क्या करेगी, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन अमंग देयर सिटीजन्स नहीं करेगी, तो उसको हम लोग बोलते हैं कम्युनिज्म। इट अपियर्स इन अंडर डेवलप्ड, ये क्या होता है, अंडर डेवलप्ड कंट्री में और बैकवर्ड कंट्री दैट विश टू इंडस्ट्रियलाइज। टेक एन एग्जांपल ऑफ द चाइना। आप लोगों ने पढ़ा होगा ना कि चाइना में गरीबी कितनी थी, 88% गरीबी थी, आज के दिन में 0% पे पहुंच चुका है। 88%, सोच सकते हो। तो ये इसीलिए होता है वन पार्टी सिस्टम, टोटलिटेरियन, कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना चाहता है तो वो अपनी मर्जी से जो चाहे वो कर सकता है, उसको रोकने बोलने वाला कोई ना हो। द एग्जाम्पल द फॉर्मर सोवियत यूनियन, जो पहले सोवियत यूनियन थी वो, एंड द चाइना आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द वन पार्टी सिस्टम इन आर वर्ल्ड अभी भी। एवरीथिंग इज क्लियर? एवरीथिंग इज क्लियर? या कोई डाउट? कोई डाउट नहीं? सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म का कॉन्सेप्ट क्लियर है? इन सब चीज़ों को क्लियर करके ही चलोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इन बेल्जियम 40% पीपल लिविंग इन द वलेनिया रीजन स्पीक्स इंग्लिश लैंग्वेज, जर्मन लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज और द डच लैंग्वेज। बात आपसे कहाँ से पूछ रही है? बात आपसे पूछा जा रहा है बेल्जियम का। 40% पीपल लिविंग इन द वलेनिया रीजन स्पीक कौन से लैंग्वेज को वो बोलते हैं? जर्मन बोलते होंगे, इंग्लिश बोलते होंगे, फ्रेंच बोलते होंगे, या तो डच बोलते होंगे। बताओ, इन बेल्जियम 40% पीपल लिविंग इन द वेलोनिया रीजन स्पीक्स इंग्लिश लैंग्वेज, जर्मन लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज या डच लैंग्वेज। देखो मैं अब इससे ज़्यादा वेट नहीं कर सकता हूँ, बहुत पेशेंस रखता हूँ कि आप लोग कमेंट करोगे, लेकिन स्टिल अभी तक आप लोग का कोई किसी का भी कमेंट यहाँ तक नहीं आ पाया है। फ्रेंच लैंग्वेज, आंसर इज द फ्रेंच लैंग्वेज। क्या बोलते थे? फ्रेंच लैंग्वेज। अगली स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा कि कौन से रीजन में क्या होता था। देखो, इथनिक कंपोजिशन ऑफ द बेल्जियम।
फ्लेमिंग, फ्लेमिंग में थे ये लोग, क्या बोलते थे, डच बोलते थे, डच बोलते थे, वो कितने थे, 59% ऑफ द लोग। वेलोनिया रीजन में फ्रेंच बोलने वाले थे 40% ऑफ द पॉपुलेशन। दीज आर द इथनिक कंपोजिशन ऑफ द बेल्जियम्स, इसको ध्यान देना, इथनिक कंपोजिशन ऑफ द बेल्जियम्स। एंड अदर्स थे जो जर्मन रीजन में बोलते थे, वो क्या थे, अदर्स जो जर्मन लैंग्वेज बोलते थे 1%। आप देख लो, यहाँ पे देख सकते हो जितने भी थे, डच का देख सकते हो आप, 59% ऑफ द पॉपुलेशन डच बोलते थे, 40% ये थे, 40% ये लोग क्या बोलते थे, फ्रेंच बोलते थे। और उसके बाद फिर आपका 1% क्या बोलते थे, जर्मन। इज दैट क्लियर एवरीवन? द एनडीए इज, द एनडीए पॉलिटिकल पार्टी, प्रेशर ग्रुप, इंटरेस्ट ग्रुप या फिर कोएलिशन ग्रुप। द एनडीए इज अ पॉलिटिकल पार्टी, प्रेशर ग्रुप, इंटरेस्ट ग्रुप या फिर कोएलिशन ग्रुप। बहुत आसान क्वेश्चन है। अभी एनडीए की गवर्नमेंट भी चल रही है पूरे इंडिया में। अगर आप देख सकते हो तो अपने यूनियन गवर्नमेंट सिर्फ बीजेपी गवर्नमेंट नहीं है, बीजेपी गवर्नमेंट नहीं है, वो यूनियन गवर्नमेंट है, यूनियन गवर्नमेंट है, सॉरी यूनियन गवर्नमेंट तो है ही, वो क्या है, एनडीए गवर्नमेंट है। कैन एनीवन टेल मी द नेम ऑफ द 3 और 4 पार्टी, 3 या 4 पार्टी जो एनडीए पार्टी में हो? पहले इसका आंसर करो, पहले इसका आंसर कर लो। द एनडीए इज अ कोइलिशन ग्रुप, एक कोइलिशन ग्रुप है एनडीए। द फुल फॉर्म ऑफ एनडीए, द फुल फॉर्म ऑफ एनडीए इज नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसकी सरकार अभी चल रही है, जिसकी अगुवाई कर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी इनकी अगुवाई कर रहे हैं, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। अब मेरा एक दो और क्वेश्चन है कि कैन एनीवन नेम द 3 पॉलिटिकल पार्टी, नेम द 3 पॉलिटिकल पार्टी एफिलिएटेड विथ एनडीए। एक मिनट, वेट वेट, एक्सेप्ट बीजेपी, क्योंकि बीजेपी का तो नाम सब बता दोगे, तो मैंने एक क्लॉज रख दिया है कि एक्सेप्ट बीजेपी। ये बताना है। अरे यार, मैं 2 का बता देता हूं, चलो। जेडीयू, एलजेपी, मैंने 2 का बता दिया, अब तो आप लोग कोई कोई बता दो। रामदास अठावले जी की पार्टी है, उनका नाम आप बता सकते हो। अभी कुछ दिन पहले तक अकाली दल थी, अकाली दल अभी भी है, ऐसा नहीं है कि अकाली दल छोड़ दिए एनडीए को, उसने इस्तीफा दे दिया है। किससे? मिनिस्ट्री से। अपना दल हो सकता है। अब देखो, कोइलिशन का मतलब आपको समझाया जा रहा है, टेम्पोररी एग्रीमेंट। टेम्पोररी एग्रीमेंट होता है, ऐसा नहीं है कि ये एग्रीमेंट क्या हो गया, परमानेंट। कल के दिन में एलजेपी एक ऐसी पार्टी है जो कहीं भी जाती रहती है। रामविलास पासवान को क्या बोला जाता है? मौसम वैज्ञानिक। मैं नहीं बोल रहा हूँ, टीवी मीडिया बोलती है मौसम वैज्ञानिक। तो वो यूपीए में भी मिनिस्टर थे
आज एनडीए में भी मिनिस्टर है, तो इससे ये चीज क्लियर हो जाता है कि दिस इज द टेम्पोररी एग्रीमेंट, नॉट द फुल एंड द फाइनल एग्रीमेंट। इज दैट क्लियर? दिस इज द टेम्पोररी एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पार्टी, दो और दो से ज्यादा पार्टी का क्या होता है, टेम्पोररी एग्रीमेंट होता है, इंडिविजुअल और ग्रुप्स, इन ऑर्डर टू अचीव कॉमन गोल। और वो कॉमन गोल क्या होता है, सत्ता पाने की चाह, सत्ता की चाह, ठीक है, दिस इज नोन एज द कॉमन गोल। इज दैट क्लियर एवरीवन? वाई कोइलिशन इज गवर्नमेंट? अब कोइलिशन जरूरी क्यों है? पीपल हु पूल देयर रिसोर्सेस एंड वर्क टुगेदर आर जनरली मोर पावरफुल। मतलब पूल कर देते हैं। अब देखो जैसे कि एलजेपी के क्या कर दी कि एलजेपी अगर कोइलिशन कर रही है, या आरजेडी या जेडीयू कोई भी पार्टी कोइलिशन कर रही है, तो अब उसके लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो स्टार प्रचारक है, वो उनके लिए भी प्रचार करने जाते हैं, अपनी पार्टी के लिए भी, या उनके कार्यकर्ता इनके लिए भी काम करते हैं, इनके कार्यकर्ता उनके लिए भी काम करते हैं। तो इससे क्या हो जाता है, जो रिसोर्सेस है वो पुल हो जाती है। जब पुल होगी, रिसोर्स शेयर होगी अमॉन्ग देम, तो वो जो पार्टियां बनेंगी वो बहुत फोर्स वाली होती है। देखो जैसे एक रीजन ले लो, आप कोई भी एक ले लो, एक्स कॉन्स्टिट्यूएंसी। अब एक्स कॉन्स्टिट्यूएंसी में एलजेपी की सीट आई, ठीक है, एलजेपी के कैंडिडेट खड़ा हुए और इसको सपोर्ट कौन कर रहा है, बीजेपी। तो यहाँ पे एलजेपी के कार्यकर्ता तो काम कर ही रहे हैं, इनको और कौन सपोर्ट कर रहा है, बीजेपी। तो वो जो पॉलिटिकल ग्रुप्स बन जाते हैं वो बहुत पावरफुल बन जाते हैं, है ना? है या नहीं है? चैलेंजेस क्या था? चैलेंज होता है ऑप्टिमल साइज। आपको पता ही होता है कि मिनिस्ट्री में क्या हो जाती है, मिनिस्ट्री देने के समय में परेशानी होने लगती है। ट्रस्ट एंड द टेम्पटेशन, डिवाइडिंग द पाई। कुछ भी इशू हो गया कि तुरंत ये लोग क्या करते हैं, डिवीजन करने लगते हैं। स्ट्रेटजी, अर्ली कॉन्टेक्ट, जितना जल्दी आप कॉन्टेक्ट बना लो अलग पार्टी से उतना हो जा सकता है। द बेसिस प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी इज, द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी इज मेजोरिटी रूल, political party are useful, only leaders are powerful, peoples are the ultimate source of powers. The basic principle of democracy is majority rule, political party are useful, only leaders are powerful, people are the ultimate source of power. The basic principle of democracy is majority rule, political party are useful, only leader are powerful, या people are the ultimate source of the people. The correct answer is, जल्दी से बताओ द करेक्ट आंसर। मैं आप लोग पे ही ऑन करता हूं कि आप लोग मुझे करेक्ट आंसर बताया करोगे, मैं नहीं बताऊंगा करेक्ट आंसर। तो आप लोग इसमें डिले मत किया करो। द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी इज वेदर द मेजोरिटी रूल, political party are useful, only leader are powerful, या people are the ultimate source of the powers. The correct answer is D, peoples are the ultimate source of power. people क्या होते हैं, ultimate source of power हो जाते हैं। Is that clear? people are the ultimate source of power, ये करेक्ट आंसर। मैं एक एक वर्ड को क्या करता हूं, काट सकता हूं। मेजोरिटी रूल, चलो बात तो सही है कि डेमोक्रेसी में मेजोरिटी रूल तो होती है, लेकिन ऑलवेज कंसीडर किया जाता है माइनॉरिटी को भी, कि कोई सा ऐसा डिसीजन तो न ले ले जिससे माइनॉरिटी क्या हो जाए, प्रभावित हो जाए। तो ये आपका कट हो गया कि ऑलवेज टेकन इनटू द कंसिडरेशन ऑफ द माइनॉरिटी, मतलब जस्टिस फॉर ऑल, अपीजमेंट फॉर नन। इज दैट क्लियर? जस्टिस फॉर ऑल, अपीजमेंट फॉर नन, मतलब मेजोरिटी और माइनॉरिटी किसी का अपीजमेंट नहीं किया जाएगा, वहां पे क्या किया जाएगा, सबको जस्टिस दी जाएगी। पॉलिटिकल पार्टी आर यूजफुल, ऑब्वियसली करेक्ट बात है, लेकिन ओनली लीडर आर पावरफुल नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे पीपल भी पावरफुल होते हैं। क्यों पीपल पावरफुल होते हैं? अभी देखो, अभी बिहार में इलेक्शन आने वाली है। अगर पॉलिटिकल पार्टी या लीडर्स ज्यादा होशियार, ज्यादा काबिल बनेंगे तो क्या करेंगे, पीपल उनको ठेंगा दिखा देंगे और बोलेंगे कि यू आर रिजेक्टेड, सिंपली गो आउट एंड सिट इन द विपक्ष, सिट इन द अपोजिशन। वही बात हो गया कि सिट इन द विपक्ष। इसलिए पीपल आर द अल्टीमेट सोर्स ऑफ पावर, पीपल ही इलेक्ट करके उनको भेजते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, पीपल आर द अल्टीमेट सोर्स ऑफ पावर। समझ में आया या नहीं आया? नहीं आया तो ये भी बताओ, आ गया तो वो भी बताओ कि कहीं कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है।
अगर कोई दिक्कत हो रही है तो प्लीज लेट मी नो। इन केस अगर आप लोगों को कुछ दिक्कत हो रही हो, द इंस्टीट्यूशन दैट ब्रिंग्स द चेंज इन एग्जिस्टिंग लॉ इन इंडिया। जैसे एक कानून है, मान के चलो कि चोरी आज अपराध है, कोई सरकार कल आती है बोलती है कि चोरी अपराध नहीं, क्या है, चोरी जब भी करोगे तो पुरस्कार मिलेगा, ठीक है, चोरी अपराध नहीं है, बोलने वाली जब सरकार आती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, किसको करने का वो हक है, जुडिशरी को, एग्जीक्यूटिव को, पार्लियामेंट को, या मीडिया को। देखो बहुत सारे कानून, जैसे आज कंप्यूटर लॉ कुछ और है, साइबर लॉ कुछ और है, कल के दिन में साइबर लॉ कुछ और हो सकता है। चोरी वाली बात तो मैंने मजाक से बोल दी, तो वो आपको बताना। द इंस्टीट्यूशन दैट ब्रिंग्स द चेंज इन एग्जिस्टिंग लॉ इन इंडिया इज जुडिशियरी, एग्जीक्यूटिव, पार्लियामेंट या फिर मीडिया। यार इसमें क्या है, जुडिशरी के पास होता है संविधान को, आप बोल सकते हैं, इंटरप्रेट करने का अधिकार। जैसे कोई लॉ बना उसको इंटरप्रेट करने का अधिकार है। एग्जीक्यूटिव के पास क्या होता है, एग्जीक्यूटिव के पास होता है जो भी संविधान बन गया उसको फॉलो करना, उसको फॉलो करवाना, ठीक है, ये काम किसका होता है, एग्जीक्यूटिव का। पार्लियामेंट का काम होता है लॉ बनाना। आपको पता है कि भारत में किसके हिस्से में आया है लॉ बनाना, तो वो नाम है पार्लियामेंट। ओनली पार्लियामेंट क्या कर सकती है, लॉ का फॉर्मुलेशन कर सकती है। मीडिया को कोई हक नहीं है, मीडिया क्रिटिसाइज कर सकती है अपने प्लेटफॉर्म पे, मीडिया को कानून बनाने का कोई हक नहीं है। नहीं तो क्या हो जाएगा, आजकल का जो मीडिया का सिचुएशन हो चुका है ना, समझ जाना कि अगर मीडिया जिस दिन से लॉ बनाने लग गई ना, गॉड नो जाए, मेरे पास कोई वर्ड नहीं है उस चीज को एक्सप्लेन करने का, उस सिनेरियो को एक्सप्लेन करने का। बियॉन्ड माई थिंकिंग है, सोच लो, बियॉन्ड माई थिंकिंग। अब देख लो आप लोग थोड़ा सा डिवीजन ऑफ पावर। डिवीजन ऑफ पावर, द हॉरिजेंटल सेपरेशन ऑफ पावर। द हॉरिजेंटल सेपरेशन ऑफ पावर्स, हॉरिजेंटल सेपरेशन ऑफ पावर्स कहते हैं सबसे पहले लेजिस्लेटिव पावर किसको मिलता है, पार्लियामेंट को, ठीक है। उसके बाद जो एग्जीक्यूटिव होते हैं आपके, परमानेंट एग्जीक्यूटिव, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, ठीक है, ये सब बोल सकते हो, परमानेंट एंड द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। उसके बाद फिर जुडिशियरी। जुडिशियरी, भारत की जुडिशियरी कैसी है, इंटीग्रेटेड जुडिशियरी है, इंटीग्रेटेड जुडिशियरी है। सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड द लोअर कोर्ट, ठीक है, सबसे नीचे लोअर कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। इस तरह की जुडिशियरी को इंडिया फॉलो करती है। द थर्ड टाइप ऑफ गवर्नमेंट इन द बेल्जियम इज कॉल्ड एज, the third types of government in the Belgium is called as the regional government, community government, ethnic government या फिर फेडरल गवर्नमेंट। जो तीसरी तरह की, जैसे भारत में कुछ और बोला जाता है उस तरह से वहां क्या बोला गया था बेल्जियम में। आप लोगों ने इसका कहानी भी पढ़ा होगा अबाउट द बेल्जियम। द करेक्ट आंसर इज बी, कम्युनिटी गवर्नमेंट, बी कम्युनिटी गवर्नमेंट, ठीक है। द मेजर कॉज ऑफ द सिविल वॉर इन श्रीलंका, द मेजर वॉर, the major cause of the civil war in Sri Lanka was the distrust between the two communities, namely the major cause of the civil war in Sri Lanka was the distrust between the two communities, namely
Sri Lanka Tamils and the Indian Tamils, Hindu and the Muslim, Sinhala and the Christians या Sinhala and the Tamils. किसके कारण किस दो फैक्शन के बीच में क्या हो गया था? डिस्प्यूट हो गया था, डिस्ट्रस्ट था। ये बस आपको बताने हैं। द मेजर कॉज ऑफ द सिविल वॉर इन श्रीलंका वाज द डिस्ट्रस्ट बिटवीन। The major cause of the civil war in Sri Lanka was the distrust between the two communities, namely Sri Lankan Tamils and the Indian Tamils, Hindu and the Muslims, Sinhala and the Christians, या Sinhala and the Tamils. The correct answer is C. The correct answer is C. Sihla. Sorry. The correct answer is D. Sihla and the Tamils. Sihla and the Tamils. Belgium is made up of German region, Flemish region and the Brussels region, Wallon region, Flemish region and the Brussels region. ठीक है, Wallon region, Flemish region and the Brussels region, Wallon region, the Flemish region and the German region, German region, the Flemish region and the Wallon region. Belgium is made up of the German region, Flemish region, Brussels region, Wallon region, Flemish region and the Brussels region. बताओ, जल्दी बताओ। द करेक्ट आंसर इज ए। द करेक्ट आंसर इज ए, इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। फ्लेमिश रीजन से बना हुआ है, ब्रुसेल्स रीजन से बना हुआ है एंड द वेलन रीजन से बना हुआ है। जर्मन रीजन, फ्लेमिश रीजन एंड द ब्रुसेल्स रीजन। ठीक है। प्रूडेंशियल रीजन मतलब प्रूडेंशियल रीजन क्या होता है? ऑफ द पावर शेयरिंग इज बेस्ड ऑन केयरफुल कैलकुलेशन ऑफ prudential region of power sharing is based on careful calculation of gains and losses, money and manpower, profit and gains या फिर total income and losses. Prudential region of the power sharing is based on careful calculation of gains and loss, money and manpower, profit and gains या फिर total income and losses. Prudential region of power sharing is based on careful calculation of gains and losses, money and manpower, profit and gains, total income and losses. द करेक्ट आंसर इज ए, गेन्स एंड लॉसेस। देखा जाता है कि किसमें आपको फायदा होगा, किसमें आपको नुकसान होगा। तो गेन्स एंड लॉसेस आर ऑलवेज कंसिडर्ड, गेन्स एंड लॉसेस आर ऑलवेज कंसिडर्ड। मनी एंड मैन पावर
कोई फायदा नहीं इसमें, बात वही प्रॉफिट एंड गेन सेम चीज, टोटल इनकम एंड लॉसेस नहीं, इसमें देखा जाता है गेन्स एंड लॉसेस। द यूनिटरी गवर्नमेंट, द यूनिटरी गवर्नमेंट, जब हम यूनिटरी गवर्नमेंट की बात करते हैं बेस्ट डिफाइंड एज, इसको अगर आपको डिफाइन करना पड़ेगा तो कैसे, चेक एंड बैलेंस का सिस्टम होता है, नो कॉन्स्टिट्यूशनल डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट, या बैलेंस ऑफ पावर होता है, या सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड द पार्लियामेंट। द यूनिटरी गवर्नमेंट इज बेस्ट डिफाइंड एज check and balance, no constitutional division of power between central and the state government, balance of power या separation of power between executive and the parliament। The unitary government is best defined as, I don't know कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है आप लोगों को। सर बी आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट, इसमें कोई कॉन्स्टिट्यूशनल डिवीजन ऑफ पावर नहीं होता है बिटवीन सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट। जो यूनिटरी गवर्नमेंट चाहती है वही कर सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट उसकी सबऑर्डिनेट होती है, मतलब उसकी मर्जी पे टिकी होती है, जब चाहे उसको डिसमिस कर दे। आप लोग देख सकते हो फेडरल गवर्नमेंट, 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट और द 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट, 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, मिनिमम 2 तो होता ही है। सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट प्लस आप बोल सकते हो लोकल गवर्नमेंट। पॉलिटिकल पावर शेयर्ड, यहाँ पे पॉलिटिकल पावर शेयर बिटवीन डिफरेंट टायर्स ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, डिफरेंट टायर्स मतलब सेंट्रल पावर की अलग लिस्ट होती है, स्टेट की कुछ अलग लिस्ट होती है। द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिजिड एंड कोडिफाइड, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, एकदम रिजिड होता है, इसको चेंज करना बहुत मुश्किल होता है, सबकी सहमति लेनी पड़ती है। एंड द कोडिफाइड, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉज होते हैं, स्टेट्स के लिए अलग, सेंटर के लिए अलग। वहीं अगर आप यूनिटरी गवर्नमेंट की बात करते हो तो ओनली 1 लेवल ऑफ गवर्नमेंट, सेंट्रल लेवल या नेशनल लेवल, अगर होती भी है ना स्टेट लेवल, तो स्टेट लेवल क्या हो जाती है, स्टेट लेवल उसकी सबऑर्डिनेट्स होती है। सबऑर्डिनेट्स मतलब उसकी मर्जी पे टिकी हुई थी, वो जो बोलती है वही करती है, वो जो बोलती है वही करती है। पॉलिटिकल पावर्स हेल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ओनली, ये सही है कि पॉलिटिकल पावर सिर्फ किसके हाथ में होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है। द कॉन्स्टिट्यूशन इज फ्लेक्सिबल एंड अनकोडिफाइड, और कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, फ्लेक्सिबल, जब यूनिटरी गवर्नमेंट चाहे तब उसको चेंज कर सकती है। अनकोडिफाइड, कोई कोडिफिकेशन नहीं होता है। ओनली 1 सेट ऑफ लॉ यूनिफॉर्म फॉर ऑल कंट्री, सब कंट्री पूरे देश में सिर्फ एक सेट ऑफ लॉ चलता है, जो यूनिटरी गवर्नमेंट की मर्जी होती है वही लॉ पूरे देश में चलने पे मजबूर हो जाते हैं लोग। चलिए अब किसी को कोई दिक्कत भी है इसमें, एनीवन हैविंग एनी प्रॉब्लम? द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर अमंग सेंट्रल, स्टेट एंड द लोकल गवर्नमेंट, the distribution of power among central, state and the local government in India depict the power sharing arrangement among different. The distribution of power among central, state and the local government in India depict the power sharing arrangement among different departments, level or government, socio-political group या political group and movement। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे कुछ पावर दिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट को, कुछ स्टेट गवर्नमेंट को, कुछ लोकल गवर्नमेंट को, सबको अलग अलग पावर है। नहीं, अगर लोकल गवर्नमेंट को कुछ अगर पावर नहीं होती तो आपके मोहल्ला में एक चापाकल की जरूरत होती तो आप सीधे क्या नरेंद्र मोदी जी को खत लिखते? नहीं, आप सीधे जाके अपने गांव के प्रधान को, मुखिया को, सरपंच को बोलोगे, वो व्यवस्था करवाएगा। आपके गांव में सैनिटाइजेशन चाहिए तो क्या आप सीधे प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के पास तो नहीं जाओगे, उसके लिए आपके पास लेवल ऑफ गवर्नमेंट है। तो उसको आपको बताना है कि उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिपार्टमेंट्स बोलते हैं, लेवल ऑफ गवर्नमेंट बोलते हैं, सोशियो पॉलिटिकल ग्रुप बोलते हैं, या फिर पॉलिटिकल ग्रुप एंड द मूवमेंट बोलते हैं। Still I am looking into the answer. Still I am looking into the answer. The correct answer is B. लेवल ऑफ गवर्नमेंट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेवल ऑफ द गवर्नमेंट बोलते हैं। आंसर इज एब्सोल्युटली राइट, बी।
पावर शेयरिंग इन इंडिया, आप लोग देख सकते हो, इसको हम लोग बोलते हैं वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। हमेशा ध्यान रखना, हॉरिजेंटल एंड द वर्टिकल पूछा जाता है तो वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर देख सकते हो, यूनियन, सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके बाद फिर स्टेट गवर्नमेंट जो आपके राज्य की अपनी गवर्नमेंट होती है, एंड उसके बाद थर्ड वन इज म्यूनिसपैलिटी, पंचायत, जो पंचायत बोल सकते हो, या लोकल गवर्नमेंट, ग्राम पंचायत, जिला परिषद, या वॉट एवर आप म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बोल सकते हो इसको, ठीक है। पावर शेयरिंग इन इंडिया का ये एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 19, इंक्लूजन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लेबर यूनियन, inclusion of representative of labor union in the management board of any industry or the organization is an example of power sharing among different level of government, social group, pressure group या फिर organ of government। द करेक्ट आंसर सी, प्रेशर ग्रुप। प्रेशर ग्रुप उसको बोला जाता है। व्हाट इज प्रेशर ग्रुप? प्रेशर ग्रुप्स का मतलब होता है अ प्रेशर ग्रुप इज एन ऑर्गेनाइजेशन, अ प्रेशर ग्रुप इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीपल हु शेयर सिमिलर व्यूज एंड गोल, जो क्या करते हैं, सिमिलर गोल्स एंड द सिमिलर व्यूज को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे लेबर यूनियन का क्या एक व्यू होता है, लेबर यूनियन का यही व्यू होता है ना कि लेबर को अच्छा वर्किंग कंडीशन मिले, अच्छी पेमेंट मिले, टाइम टू टाइम पेमेंट मिले उसको, और सब जो बेनिफिट्स मिलते हैं वो सब बेनिफिट्स का उनको फायदा मिले। यही तो एक फायदा होता है ना प्रेशर ग्रुप का, है ना? है या नहीं है, ये बताइए। यस, द मेजोरिटी पीपल इन श्रीलंका फॉलो द रिलीजन, जो मेजोरिटी पीपल इन श्रीलंका फॉलो द रिलीजन ऑफ बुद्धिज्म, हिंदुइज्म, इस्लाम या फिर क्रिश्चियनिटी। द मेजोरिटी पीपल इन श्रीलंका फॉलो द रिलीजन ऑफ बुद्धिज्म, हिंदुइज्म, इस्लाम या फिर क्रिश्चियनिटी। The majority people in Sri Lanka follow the religion of Buddhism, Hinduism, Islam या फिर Christianity। The majority people in Sri Lanka follow the religion of बुद्धिज्म। बुद्धिज्म वहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस की जाती थी। किस रिलीजन को प्रैक्टिस की जाती थी? बुद्धिज्म को प्रैक्टिस की जाती थी। द मेजोरिटी पीपल इन श्रीलंका फॉलो द रिलीजन ऑफ बुद्धिज्म। ठीक है, हिंदुइज्म बहुत कम के बराबर था, इस्लाम थोड़ा बहुत था, क्रिश्चियनिटी भी बहुत कम के बराबर था। इन इंडिया सीट्स आर रिजर्व फॉर वुमेन इन इंडिया सीट्स आर रिजर्व फॉर वुमेन इन लोकसभा, राज्यसभा, पंचायती राज या ऑल द अबव। इन इंडिया सीट्स आर रिजर्व फॉर वुमेन इन लोकसभा, राज्यसभा, पंचायती राज या ऑल द अबव। भारत में कहाँ पे सीट रिजर्व होती है उन लोगों के लिए, वुमेन के लिए? लोकसभा में, राज्यसभा में, पंचायती राज में या ऑल द अबव, सब जगह। स्टिल आई एम लुकिंग। रिजर्वेशन की बात की गई है, जो रिजर्वेशन 1/3 ऑफ द सीट्स को रिजर्व किया गया है, तो कहाँ कहाँ पे किया गया है? क्या वो लोकसभा में किया गया है, क्या वो राज्यसभा में किया गया है, या पंचायती राज सिस्टम में किया गया है, या ऑल द अबव?
द करेक्ट आंसर इज सी, पंचायती राज। लोकसभा में, राज्यसभा में बिल आया था वुमेन को 30% रिजर्वेशन के, 33% रिजर्वेशन के लिए, लेकिन बिल अभी भी लोकसभा में पड़ी हुई है, पास नहीं हुई है। पास नहीं हुई है, टेबल पे आई ही नहीं है, कभी चर्चा हो ही नहीं पा रहा है इसके लिए। तो ओनली पंचायती राज एक ऐसा सिस्टम है जहां पे 33% ऑफ द वोट्स आर रिजर्व्ड। Majoritarian is a belief that the country community should be able to rule a country by disregarding the minority community, ethnic group, Muslim community या Sihla community. Majoritarian is a belief that a country community should be able to rule a country by disregarding the, जो किसी एक ग्रुप को डिसरिगार्ड करके चलाया जा सकता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? The correct answer is ए माइनॉरिटी ग्रुप। माइनॉरिटी ग्रुप को डिसरिगार्ड करके जो सरकार चलाई जाती है उसको ही को ऐसा बोलते हैं। द कंट्री वेयर ए ग्रैंड कोएलिशन कम इनटू बीइंग आफ्टर द इलेक्शन ऑफ 2005 इज, 2005 में जो इलेक्शन हुआ था उसके बाद जो ग्रैंड कोएलिशन बनी थी उस कंट्री का नाम आपको बताना है, वेदर दिस इज इंडिया, वेदर दिस इज बेल्जियम, श्रीलंका और द जर्मनी। The country where a grand coalition come into being after the election of the 2005 is इंडिया, बेल्जियम, श्रीलंका या फिर जर्मनी। ये बस आपको बताने हैं। देखो भारत में इलेक्शन कब हुई थी? 2004, तो 2005 का बात ही खत्म हो गया। भारत इसमें आपको कट हो गया। श्रीलंका में बना ही नहीं आज तक ग्रैंड कोएलिशन, एंड बेल्जियम में कभी इसकी नौबत ही नहीं पड़ती है। तो जर्मनी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि जो जर्मनी की जो चुनाव हुई थी रेस्टैग के लिए उसमें क्या हुआ था, किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिली थी। किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिली थी तो फिर ग्रैंड कोएलिशन बनाया गया था, जिसको हम लोग बोलते हैं जर्मन कोएलिशन के नाम से। द रूल्स ऑफ पावर डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर लेड डाउन बाय द फेडरल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट ने ही बनाया है, लीगल लॉ ने, कॉन्स्टिट्यूशन ने या फिर सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया है ये रूल कि कौन सा ऑर्गन कौन सा काम करेगी। इस रूल की बात की जा रही है। Simply it has been decided by our constitution. The term ethnic implies people living in harmony, a social division based on shared culture, people fighting for their community, people fighting for power. The term ethnic implies people living in harmony, a social division based on the shared culture, people fighting for their community या people fighting for power। ठीक है। The correct answer is B, people social division based on the shared culture of the different people। ठीक है। This is the example of the ethnic group where different peoples living in a country with the harmony। थैंक्स। अगर आप लोग को कोई दिक्कत होती है, कोई प्रॉब्लम होती है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। यू कैन फाइंड मी ऑन अनअकैडमी बाय यूजिंग दिस लिंक। ठीक है, आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हो बाय यूजिंग दिस लिंक। थैंक यू वंस अगेन। प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल 9th and the 10th CBSE। लेट्स क्रैक 9th and the 10th CBSE।
Please use our code AKCBSE to get the 10% of the discount whenever you purchase the Unacademy subscription. जब भी आप Unacademy को सब्सक्राइब करो तो प्लीज़ यूज द कोड AKCBSE और मेरी रेगुलर स्पेशल क्लासेस को आप लोग अटेंड करो जो कि रेगुलर होती है, कल भी हुई थी, आगे भी होंगी। रेगुलर हर मंथ में मेरी स्पेशल क्लासेस हर डे होती है। So I request everyone to please follow me on Unacademy and watch my regular special classes. Thanks everyone. Thank you.